अब हम बात कर लेते हैं मास स्पेक्ट्रम की। ये हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? बेसिकली हमने यहाँ से कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन लेनी होती है बाय द मास स्पेक्ट्रम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। हम किसी भी अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द मास स्पेक्ट्रम। इसी तरह डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, हम उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बाय मॉलिक्यूलर वेट एंड बाय आइसोटोपिक पीक्स। अगर आपके पास आइसोटोपिक पीक्स गिवन है तो उससे भी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। और बाय मॉलिक्यूलर वेट अगर हम आपको किसी अननोन कंपाउंड का गिवन है, फॉर एग्जांपल वो कह देता है कि एक कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर वेट 126 है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, हम बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मास स्पेक्ट्रम को देख के हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो। डिफरेंट रूल्स हैं, आगे जाके डिस्कस भी करने वाले हैं। DBE रूल है, नाइट्रोजन रूल है, कार्बन 13 रूल है। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो हम स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन कर लेते हैं। तो ये तो डेफिनेटली फ्रैगमेंट्स जो पीक्स होती हैं, डॉटर पीक्स होती हैं और उनके फ्रैगमेंट्स और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से हम क्या निकाल लेते हैं, फाइनली हम स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर लेते हैं। तो ये बुनियादी 3 जो हैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम मास स्पेक्ट्रम जो है उससे हम इसको निकाल सकते हैं। ओके, फर्स्ट हम बात कर लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट कैसे हमें पता चलेगा? तो मॉलिक्यूलर आयन पीक हमें बताती है उसके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास मास स्पेक्ट्रम आपके सामने है और वहाँ से आपने देखना है कि जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी वही उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड m/g वैल्यू। समटाइम मॉलिक्यूलर आयन पीक इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड ड्यू टू द आइसोटोपिक पीक्स और या अनस्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूलर कीटाइन। जो मॉलिक्यूलर कीटाइन बनता है, बेसिकली जो मॉलिक्यूल की वजह से कीटाइन बनता है, सम टाइम वो अनस्टेबल होता है और उसकी वजह से वो पीक नज़र नहीं आती। ये आगे जाकर डिस्कस भी करेंगे। जिस तरह अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल के केस में जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है वो ना होने के बराबर होती है, वो बिल्कुल डिमिनिश होती है, वो नज़र ही नहीं आती। तो उस केस में फिर हमें क्या है, उसके लिए फिर सबसे बेस्ट वे होता है कि डिफरेंट रूल्स को हमने देखना होता है, या फिर हमने क्या करना होता है, हमने जो फ्रैगमेंट कीटाइंस हैं उनके जो है ना वो जो m/g वैल्यूज़ हैं उनकी बेस पे हम उनको क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। तो नाइट्रोजन रूल काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आइए समझते हैं नाइट्रोजन रूल क्या है। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपसे टेस्ट और इंटरव्यू दोनों में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो नाइट्रोजन रूल है क्या, इसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट, इफ़ मॉलिक्यूल कंटेन ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन, अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है उसमें ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन है, यानी कि उस मॉलिक्यूल के अंदर या तो 1 नाइट्रोजन है, 3 है, 5 हैं या 7 हैं, तो उसका याद रखिएगा मॉलिक्यूलर वेट विल बी दी ऑड। वेरी इंपॉर्टेंट, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, ऑड होगा। अगर मॉलिक्यूलर कीटाइन में कोई नाइट्रोजन नहीं है या इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन उसमें मौजूद हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, तो याद रखिएगा उस मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो इवन होगा। नोट कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी तरह इफ़ मॉलिक्यूलर वेट ऑड, अगर उस मॉलिक्यूलर वेट ऑड है तो उसके जितने भी पॉसिबल फ्रैगमेंट्स होंगे उनकी m/g वैल्यू इवन होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों ही इंतहाई अहम पॉइंट हैं, ये नोट कीजिएगा। आपने जो मॉलिक्यूल लिया अननोन, अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट ऑड है, 157 है, 95 है, ठीक है, इसी तरह 43 है, कुछ भी है, तो याद रखिएगा उसके मास स्पेक्ट्रम आपके सामने होगा, उसके जितने भी डॉटर पीक्स बन रही होंगी उनकी m/g वैल्यू इवन में होगी। इसी तरह अगर कोई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है, अननोन कंपाउंड, उसका मॉलिक्यूलर वेट इवन है, तो उसके जो डॉटर आयंस होंगे, स्टेबल मॉलिक्यूलर कीटाइन होंगे, ठीक है, उसके डॉटर कीटाइन होंगे, उनकी जो m/g वैल्यू होगी वो किस में होगी, वो ऑड में होगी। तो दोनों अपोजिट हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंटरेस्टिंग भी है। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 75 है, ऑड है, और इसके जो फ्रैगमेंट्स बनेंगे वो इवन होंगे।
जिस तरह ये नाइट्रोजन, ये काफ़ी यानी कि NO2 क्या बनता है, NO2 पॉजिटिव, ये एक कीटाइन बनता है, डाटर कीटाइन होता है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 46 है, इवन है। इसी तरह यहाँ पे एक CH2 की पीक आ रही होती है, तो ये भी क्या बनता है, ये भी इवन आ रहा होता है। और इसी तरह आप देखें कि यहाँ से अगर आप इसको बम्बार्डमेंट करवाते हैं, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन करवाते हैं, तो ये वाला पार्ट देखें तो 46 में आप 14 आप इसमें मल्टीप्लाई करें तो 60 46 40, ये देखें तो इनके जो डाटर M/Z वैल्यू है, ये सारी की सारी क्या हैं, ये किस में आ रही हैं, ये इवन में आ रही हैं। इसी तरह एक और कंपाउंड है, सेकंड एग्जांपल उसने दी है प्रोपेन की, तो यहाँ पे देखिए तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 44 है, इवन है मॉलिक्यूलर वेट किसका, मॉलिक्यूल का, लेकिन इसके जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे उनके जो M/Z वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऑड होगी। एक ये वाला बनेगा 15 पे बनेगा, 29 पे बनेगा, तो ये देखें तो ये क्या है, ऑड है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, काफ़ी हद तक आपको मास स्पेक्ट्रम के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। ओके, सेकंड हम देख लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप मॉलिक्यूलर फार्मूला को किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए सिंपल बात, अगर आपके पास मॉलिक्यूलर वेट है तो हम उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुंच जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह कार्बन 13 रूल यूज़ करते हैं, उसकी DBE निकालते हैं। कार्बन 13 रूल बेसिकली हमें बताता है कि कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए कार्बन 13 इज़ द बेसिक रूल। और DB डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इससे हमें अंदाज़ा होता है कि उसकी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर के अंदर कितने डबल बॉन्ड हैं, या रिंग मौजूद है, या नाइट्रोजन है, या कुछ भी है, उससे हमें, या हेलोजन है, उससे हमें अंदाज़ा होता है। या फिर आइसोटोपिक पीक से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर वेट से हम किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं, मॉलिक्यूलर एटॉमिक मैसेस डिटरमाइन होते हैं, गिव्स द मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बाय एक्चुअल नॉट द इंटीग्रल। ये यहाँ पे देखें C2H6 इसका 30 है, तो इसमें 2 कार्बन है, आपको ये वाली पीक भी मिलेगी, यहाँ पे ये वाली भी पीक मिलेगी, तो टोटल करें तो ये आपको मिलेगी, तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरह कार्बन 13 रूल इज़ यूज टू गेस द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कार्बन 13 रूल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है डिफरेंट फार्मूलाज से। तो कार्बन 13 रूल कैसे यूज़ होता है कि अगर आपके पास मॉलिक्यूलर वेट गिवन हो तो आप इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो कैसे जो है आप फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग द कार्बन 13 रूल। आपने क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 121 है, और अब हमने अंदाज़ा लगाना है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे पॉसिबल होगा, क्या क्या पॉसिबल है। तो देखें, दिस इज द ऑड मैस, तो इसमें ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन होंगे, ये हम रूल में ऊपर पढ़ चुके हैं नाइट्रोजन रूल में। अगर 121 है, ऑड एटॉमिक मैस है इसका, तो इसमें जो नाइट्रोजन भी होंगे, नाइट्रोजन होंगे, और वो कौन से होंगे, ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन। पहली बात तो हमें यहाँ से ये पता चल चुका कि 121 के अंदर, इसके अंदर जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट 21 है, इसमें नाइट्रोजन मौजूद है, या तो 1 नाइट्रोजन है, या तो 3 नाइट्रोजन है, ठीक है, या 5 है, ये हमें कंफर्म हो गया। अब हम लेके आते हैं इसको किसके ऊपर, कार्बन 13 रूल लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूलर वेट को 13 पे डिवाइड करते होते हैं, तो जितना हम इसका फार्मूला यूज़ करते हैं, टेबल हम यूज़ करते हैं, उतने कार्बन होते हैं। अगर तो फुल डिवाइड हो जाता है, उतने ही कार्बन उतने हाइड्रोजन होते हैं। और आपने ज़्यादा नहीं लगाना फार्मूला, ठीक है, उसका जो टेबल है वो ज़्यादा नहीं लगाना, उससे कम हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 13 को अगर हम अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, 9 पे, तो ये बनता है 117। तो 13 का टेबल 9 पे आप लगाएं तो ये 117 बनता है। अब यहाँ पे देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 का हमने टेबल लगाया, तो इसमें आप देखें तो इसमें कार्बन भी 9 है और उतने ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 9, लेकिन अभी ये कम्प्लीटली फुल्ली ये डिवाइड नहीं कर रहा, अभी भी 4 जो नंबर है वो बचा हुआ है। तो आपने क्या करना होता है, वो जितना नंबर आपका बच जाता है आपने उसमें हाइड्रोजन में ऐड करना होता है। तो 13 का 9 का आपने टेबल यूज़ किया तो 117 हुआ, तो अभी तो कार्बन 9, हाइड्रोजन 9, और ऊपर 4 बचा, तो 4 आपने हाइड्रोजन में ऐड करना है, किसमें, हाइड्रोजन में। तो ये 9 + 4, तो ये बन गया कार्बन 9 हाइड्रोजन 13 बन गया। कार्बन 13 रूल कार्बन 13 रूल आपने यूज़ कर लिया। ओके, अब हमें ये भी अंदाज़ा है स्टूडेंट, अब हमें ये भी अंदाज़ा है कि इसमें एक नाइट्रोजन भी है, या नाइट्रोजन मौजूद है। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 121 था। तो जब नाइट्रोजन मौजूद था तो अब इसमें जब नाइट्रोजन ऐड करेंगे तो नाइट्रोजन तो
14 उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक CH2 यहाँ से रिमूव करेंगे। जब एक CH2 रिमूव करेंगे तो अब हमारे कार्बन 8 बन जाएंगे, हाइड्रोजन 11 बन जाएंगे और एक नाइट्रोजन आ गया। अब हम यहाँ पे देखें, अभी भी ये फार्मूला फिट नहीं होता। आप किसी भी सूरत हाल में आप अमीन ले लें, आप कार्बन अमाइड ले लें, ठीक है, अमाइड तो सॉरी आता नहीं है इसमें क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, तो उस केस में आपका ये फार्मूला फुलफिल नहीं होता, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से एक CH4 लेंगे, एक कार्बन निकालेंगे, एक कार्बन, यानी कि CH4 को अगर हम रिमूव करते हैं तो एक कार्बन गया, 4 हाइड्रोजन गया। तो अब हमारा नेक्स्ट जो बना वो बना कार्बन 7, हाइड्रोजन 7, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन की जगह पे क्योंकि CH4 जो होता है 16 और ऑक्सीजन का भी कितना होता है 16 होता है। तो ऑक्सीजन इसमें ऐड करने के लिए हमने क्या किया, हमने CH4 यानी कि एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन को हमने यहाँ से रिमूव किया। तो अब हमारे पास देखें ये फार्मूला है। अब इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट था, ठीक है, 121 उसने दिया, हमने कार्बन 13 रूल यूज़ करके हम इसको किस पे लेके आए, मॉलिक्यूलर फार्मूला में लेके आए। अब अगर आपने फर्दर देखना है, स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है कि अब इस पे किस टाइप की स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती है, ठीक है, तो इसके लिए फिर ये ज़रूरी है कि इसकी DBE निकालना, तभी हमें पता चलेगा ना कि आया कि ये सारी की सारी एलिफेटिक स्ट्रक्चर है, आया कि ये एरोमेटिक रिंग भी इसमें आता है या नहीं आता, कितने बेंजीन रिंग हैं, कितने डबल बॉन्ड हैं, कितने नाइट्रोजन हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी होता है, आपने DB निकालना होता है। DB इज़ इक्वल टू डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो अब उसको ज़रा सीख लेते हैं और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये हम स्टीरियो केमिस्ट्री में थोड़ी बात मैं आपसे कर भी चुका हूँ, DB किस तरह कैलकुलेट होती है। तो DB के फार्मूला है कार्बन माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन डिवाइडेड बाय 2, अगर हेलोजन होगा तो ऐड करोगे अदरवाइज़ नहीं, प्लस नाइट्रोजन बाय 2, अगर नाइट्रोजन है तो उसमें ऐड करोगे अदरवाइज़ नहीं। तो इस केस में अगर हम देखें जो हमारे पास फार्मूला आया C7H7ON, इस पे हमने DBE यूज़ की। आपने देखा कि DB हम यूज़ करें, कार्बन 7 है, 7 ये डिवाइड किया तो इसकी DBI 5, खुद कैलकुलेट कीजिएगा, तो 5 DBE आई। अब 5 DBE का मतलब क्या होता है, तो थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ज़रा इसको याद कीजिएगा, दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर DBE कैलकुलेट करने पे 1 आती है, अगर DB 1 होगी तो इसका मतलब याद रखिएगा या तो उस स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगा। नोट कर लें, रिंग, नॉट द एरोमेटिक कंपाउंड, नॉट द बेंजीन रिंग, रिंग की बात कर रहा हूँ, सिंपल, ठीक है, एलिफेटिक, ठीक हो गया स्टूडेंट। इसी तरह अगर DBE 2 आती है, या तो 2 डबल बॉन्ड होते हैं या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड उसमें होगा, या की बात कर रहा हूं मैं, या 2 रिंग होंगे, ठीक है। तो एक ट्रिपल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड के इक्वल होता है। अगर DB 2 होगी तो 2 डबल बॉन्ड होंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा या उसमें फिर 2 रिंग होंगे। DB अगर 3 होगी या तो 2 डबल बॉन्ड होंगे और एक रिंग साथ होगा, यानी कि 2 डबल बॉन्ड भी होंगे और एक रिंग भी होगा, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड होगा, या फिर 3 डबल बॉन्ड होंगे, तभी DB3 हम कह सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर हम देखें, या फिर एक रिंग होगा और उसके साथ साथ एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड होगा। इसी तरह अगर हम आ जाते हैं DBE 4 पे, तो DB अगर 4 होगी तो याद रखिएगा, अगर किसी कंपाउंड की DB 4 आ जाती है तो वो बेंजीन रिंग के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारी DB ये 5, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक रिंग है और एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड हो सकता है। और जब हमने एक रिंग और एक डबल बॉन्ड को अप्लाई किया किस फार्मूला पे, इस फार्मूला पे, तो वो बिल्कुल फिट आया और ये प्रूव हुआ। ये देखें बेंजीन रिंग, कार्बन, एक कार्बन, ये 7 कार्बन हो गए, एक कार्बोनाइल हो गया और NH2 लगाया, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल फुलफिल करती है अकॉर्डिंग टू द DBE इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को। तो अब यहाँ पे क्या हमारा प्रूव हुआ कि स्टूडेंट्स अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्लाई द कार्बन 13 रूल। चलें इस तरह कह लेते हैं, अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई आइदर इट इज़ द ऑड आइदर इट इज़ द इवन। अगर तो ऑड होगा, अगर तो मॉलिक्यूलर वेट ऑड होगा तो उसमें इवन ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन मौजूद होंगे अकॉर्डिंग टू द नाइट्रोजन रूल, नोट कर लें। और अगर आपका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इवन होगा, तो फिर आपने देखना है उसमें नाइट्रोजन या तो होगा नहीं
और अगर होगा भी सही तो या तो 2 नाइट्रोजन होंगे या 4 नाइट्रोजन होंगे या 6, यानी कि इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन होंगे, या तो होगा नहीं या फिर इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन होंगे। फिर क्या करना है, फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपने कार्बन 13 रूल अप्लाई करना है और पॉसिबल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्रिएट करना है। ओके हो गया। फिर उस मॉलिक्यूलर फार्मूला को स्ट्रक्चर की तरफ लेके जाने के लिए, प्रूव करने के लिए, फिर आपको देखना पड़ता है कि वो मॉलिक्यूलर फार्मूला किस स्ट्रक्चर में फिट आता है, तो उसके लिए DBE ज़रूरी होती है। तो फिर आपने DB कैलकुलेट करनी होती है और वो अगर प्रूव हो जाता है तो देन इट्स ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करेंगी, ये आपको हेल्प आउट करेंगी उस मास स्पेक्ट्रम में से एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपके पास मास स्पेक्ट्रम है तो आप 100% श्योर नहीं है आपको, तो ये चीज़ें मॉलिक्यूलर वेट, ऑड नंबर, इवन नंबर, नाइट्रोजन रूल, कार्बन 13 रूल, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DB, ये चीज़ें आपको उस कंपाउंड की 100% श्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगी। वेरी इंपॉर्टेंट बातें। तो ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थर्ड पे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो हम यही बात कर चुके हैं कि सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर वेट का पता होना चाहिए, ठीक है। फ्रेगमेंट्स आयंस की पीक का पता होना चाहिए। मास स्पेक्ट्रम आपके सामने होगा। बेस पीक कहाँ पे आती है, कहाँ पे उसका स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। कार्बन 13 रूल, नाइट्रोजन रूल, DBE, नाइट्रोजन रूल, ये सारी चीज़ें आपको अप्लाई करना पड़ेंगी। तो फिर आप इजीली उस स्ट्रक्चर को इलूसिडेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दीज वर द बेसिक थिंग, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, और ये टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट होती हैं और ये इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी एग्जाम में बैठे होंगे, आप किसी इंटरव्यू के सामने बैठे होंगे, तो मास स्पेक्ट्रम पे बात होगी तो ये चीज़ें ज़रूर पूछी जाएंगी।